दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड बेटा। फॉस्फोडाइस्टर। हाँ, फॉस्फोडाइस्टर। और नाइट्रोजनस बेस आपस में बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग है ये तो हमें क्लियर होगी। अब थोड़ा सा एक साइंटिस्ट थे अरविंद चागाफ, इन्होंने एक रूल दिया था। ठीक है, वो रूल ये था बच्चे कि जो डीएनए है उसमें जो प्रोपोर्शन ए का होता है वो इक्वल होता है प्रोपोर्शन टू द टी। ठीक है, जितने ए होंगे उतने टी होंगे। वो उसकी बात ये है क्योंकि ए कंबाइन किसके साथ होता है बेटा? टी के साथ। टी। तो जितनी बार ए आया होगा उतनी बार कॉम्प्लीमेंट्री क्या आया होगा? टी आया होगा। टी। सिमिलरली G इज इक्वल टू C, तो जितनी बार G आया होगा उतनी बार आपका C आया होगा। तो अगर देखा जाए देयरफॉर A प्लस G को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? T प्लस C, है ना? A प्लस G को अगर जोड़ के देखोगे तो T प्लस C के बराबर आएगा। जैसे कि यहां पर जोड़ लूं मैं, 40 A है तो 40 क्या होंगे बेटे? T। यस और नो? यस सर। और 30 आपके G हैं तो C भी कितने होंगे बेटा? 30। 30। तो यहां पर एक बात सुनो, A कितना यहां पर लगाओ, वैल्यू पुट करो 40। G कितना बेटा? 30। 30। सिमिलरली T कितना बेटा? 40। 40। C कितना बेटा? 30। दोनों तरफ इक्वल आ गया। यस सर। दोनों तरफ इक्वल आ गया। अब अगर नीचे वाला फॉर्मूला देखोगे, नीचे वाले फॉर्मूले में बेटा ये कह रहा है A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1। अब जरा ले लेते हैं इसको। A को लिखो बेटा 40 प्लस 30 अपॉन 40 प्लस 30 कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि 70 अपॉन 70 इक्वल टू कितना आएगा? 1। 1। तो आप किसी भी तरीके से इसको देख लो, आपको याद रखना है बस ये, है ना? एक चीज को आप याद रखो, A इज इक्वल टू टी, जी इक्वल टू सी। ठीक है बेटा? यस सर। सबके क्लियर हो गया? उज्जवल, स्नेहा, रिया? यस सर। उज्जवल चला गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डीएनए की जो लेंथ है हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जरूरी कंपलसरी नहीं है कि हर डीएनए एक ही लेंथ का होगा। जैसे कि अगर मैं बैक्टीरियोफेज की बात करूं, साइट 174, ये बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि पूछा जाता है, एनसीईआरटी की लाइंस है ना, इसलिए। साइट 174 एक बैक्टीरियोफेज है जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड। Bacteriophage lambda has 48,502 base pair। ठीक है, सर इनके नंबर्स भी पूछ लेते हैं। एग्जैक्ट, ये सवाल आ चुका है हैप्लॉइड कंटेंट वाला। सवाल ये आया था कि डिप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, ह्यूमन डीएनए इज कितना होगा? 6.6 इंटू 10⁹। बिकॉज यहां पर क्या दिखा है? हैप्लॉइड का दिया है, वो कितना है? 3.3। एक क्रोमोसोम का दिया, मतलब सिंगल का, सिंगल सेट का। तो डबल का क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, तो ये सारा पूछ आ चुका है। 2017 या 18 में तो आया ही आया था, या फिर हो सकता है इसी साल में, याद नहीं आ रहा, पिछले साल आया हो, आया सवाल ये। ठीक है, ई कोलाई में 4.6 10⁶ बेस पेयर होते हैं। अप्लाइड कंटेंट ऑफ डीएनए, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ठीक है, क्लियर बात सबको? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, अब लेंथ ऑफ डीएनए कैसे कैलकुलेट करें, किस तरीके से डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करा जाए? लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर।
आप लोग को याद होगा डिस्टेंस क्या है, 0.34, 34 जीरो गया, ओ दब गया मेरा, 0.34 नैनोमीटर में लिखेंगे इनटू 10 की पावर, टू द पावर -9। -9 ठीक है, इसको -9, ठीक। अब नंबर ऑफ बेस पेयर कितने भी हो, जैसे कि अभी हमने देखा कि ह्यूमन डीएनए की बात करूं, उसको मिटा देना बेटा, ह्यूमन डीएनए की बात करूं, उसमें हैप्लॉइड का कितना था, 3.3 इंटू 10 की पावर 9। 9 डिप्लॉइड का हमारे पास कितना होगा, 6.6। 6.6 तो ये क्या है, नंबर ऑफ ह्यूमन base बेस पेयर। pairs, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, length distance डिस्टेंस between बिटवीन टू क्या एडजेसेंट। निकल के आ जाएगी, length of DNA. याद रखना बेटा 2.2 मीटर का होता है डीएनए, यानी कि आपकी हाइट से भी बहुत लंबा। बात समझ में आ रही है, आपकी जो Yes, हाइट है, sir. मेरी हाइट जो है, हमारी हाइट 1.5 मीटर, 1.25 मीटर की होती है, ठीक है, अगर मीटर्स में नापिया है, और डीएनए कितने मीटर का है, 2.2 2.2, 2.2। है ना। तो ये अपने आप में एक मिराकुलस बात लगती है, ताज्जुब वाली बात लगती है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज, इकोलाई का आपको मालूम था, लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 mm, mm. ठीक। तो इन्होंने क्या करा, उसको 1.36 10⁻³ उसमें मीटर में कर लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है, क्या करोगे, फॉर्मूले पुट कर दोगे, आपके पास लेंथ है, ठीक, फॉर्मूले पुट कर दो, यहां पर 1.36 इंटू 10⁻³ ठीक। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, यस सर। ये आपके पास नंबर ऑफ बेस पेयर। है ना, फॉर्मूला पुट करना आपको आता ही होगा, Yes, आंसर आ sir. जाएगा 4 इंटू 10⁻6, ठीक है। अभी आपको याद, always human DNA, human not DNA, length of human DNA is always 2.2 मीटर। फॉर्मूला याद हुआ, नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सर मैं बेस, ठीक है। Yes, sir. गुड, चलिए आगे देखते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, अभी ये बात आ रही थी कि दिमाग में कि यार 2.2 मीटर का डीएनए जो है ना, कितना 2.2 मीटर बहुत होता है ना। अगर आप समर्पण में कोचिंग में बैठे होते तो जो उसकी डेस्क थी, याद होगा, है ना, क्लास करिए कोचिंग में आके, वहां पे, Yes, sir. है ना, तो आपको मालूम होगा कि जो डेस्क लगी हुई है, बड़ी लंबी लंबी लगी हुई है ना। तो वहां पर अगर आप एक धागा लो और 2.2 मीटर का रखो, तो आपको सोचोगे कि ये जो 2.2 मीटर का कॉइलिंग अगर मैं करूं तो अच्छा खासा मोटा हो जाएगा वो, है ना, उंगली में आपके आ जाएगा, है ना, फिंगर्स में। अब ये सोचिए कि ये 2.2 मीटर का डीएनए एक ना दिखने वाले सेल में कैसे चला जाता है, उस सेल में छोड़िए, उस ना दिखने वाले सेल के न्यूक्लियस में, जो खुद अपने आप में किस में है, माइक्रो मीटर्स में। थोड़ा सा है ना ताज्जुब वाली बात। तो आंसर है उसका बेटा सुपर कॉइल। ये जो पैकेजिंग है डीएनए की, जो पैकेजिंग हो रही है वो कैसे होगी, बाय सुपर कॉइलिंग। अब जरा ध्यान से सुनो, पहले इन्होंने बताया डीएनए की पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। बहुत सारे दो तरीके का ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोट्स एक यूकैरियोट्स। से पहले प्रोकैरियोट्स में देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में जैसे कि इकोलाई, डीएनए पूरा साइटोप्लाज्म में नहीं फैला होता या सेल में नहीं फैला होता है, ठीक है। डीएनए आपका निगेटिवली चार्ज है, सबको पता है ना, हम पहले ही बात कर चुके हैं। डीएनए Yes, आपका sir. नेगेटिवली चार्ज है और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है और एक रीजन बनाता है। उस रीजन को, जहां पर ये मौजूद रहता है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। यस सर। वो रीजन जहां पर ये डीएनए आपका रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, नॉट इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल में वो रीजन जहां पर आपका निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ इकट्ठा होकर रहता है, वो रीजन कहलाता है न्यूक्लियोइड। ओके, तो इस तरीके से इनकी पैकेजिंग होती है, किसमें,
प्रोकैरियोट में। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोट में कैसे पैक होगा? ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपका डीएनए जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों मिल जाएंगे और एक ही जगह इकट्ठे रहेंगे, और वो जगह क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोइड। अब अगर बात करूं मैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन्स। हिस्टोन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉजिटिवली चार्ज तो होंगे होंगे, साथ में कैसे प्रोटीन है ये? बेसिक प्रोटीन। इनका नाम क्या है बेटा? बेसिक। ठीक है। हिस्टोन आपके जो है उनमें दो चीजें पाई जाती हैं इंपॉर्टेंटली, मतलब दो चीजें रिच होती हैं, मतलब बाकी अमाइनो एसिड तो होंगे होंगे बिकॉज दीज आर प्रोटीन, तो मस्ट बी मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। दे कंटेन more residue of lysine, that is an amino acid, and arginine, that is also amino acid. Okay, so ये सवाल भी आपका आ चुका है नीट में कि हिस्टोन्स आर रिच इन arginine and lysine. ये आप याद रखेंगे. What is arginine and lysine? These are अमाइनो एसिड। ये आप याद रखें. इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे भी समझाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए. ठीक. 8 हिस्टोन, कितने? 8 हिस्टोन ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन करके बनाते हैं आपके हिस्टोन ऑक्टामेयर. अब जरा इसको देख लेते हैं कौन कौन से 8 हिस्टोन है, उनके नाम क्या क्या है. H2A, H2B, H3 एंड H4. आप कहेंगे सर ये तो 4 ही हैं, है ना, पर क्या है, कैसे हैं? इनटू 2. हर किसी का क्या पाया जाता है बेटा? पेयर पाया जाता है. ठीक है. H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 2. H2O प्रोटीन के कितने होंगे? 2. H2B 2, H3 2, H4 2. तो ये 4 के जब 2-2 इकट्ठे होते हैं तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा? 4 2 जा 8. तो 8 हिस्टोन जो होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं और वो क्या बनाती हैं? ऑक्टामेयर. ऑक्टा मतलब 8 को कहते हैं, और ऑक्टामेयर बनाने के बाद वो हम कहते हैं हिस्टोन का ऑक्टामेयर. जब ये 8 हिस्टोन ऑक्टामेयर बन जाता है तब जाके आपका डीएनए जो होता है उसके अराउंड कॉइल करता है. बात समझ में आई? अब जरा इसको देखें वहां पे. ठीक. अब ये सब लो एक बड़ा बॉल है ना. इसमें क्या है आपके, इसको ये रखो, 1 2 3 4. ठीक है, इस तरीके से है. इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 प्रोटीन और इसकी भी 2 प्रोटीन. ठीक है. ये इस तरीके से कंबाइन होती हैं, एक बॉल शेप बना लेती हैं. ठीक. अब बॉल शेप बनाने के बाद सपोज करो तुम्हारा डीएनए है तुम्हारे पास, वो क्या करता है, ये प्रोटीन कैसी चार्ज है? पॉजिटिव, और आपका डीएनए कैसा? नेगेटिव. तो इसके अराउंड वो रैप होने लगता है. बात समझ में आई? यस सर. अराउंड वो रैप होने लगेगा. उससे पहले एक प्रोटीन की और जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं हम लिंकर प्रोटीन, और ये होता है आपका H1 और लिंकर हिस्टोन. ठीक है. दैट बेसिकली कंबाइंस द डीएनए. ठीक है. तो इस तरीके से पैकिंग होती है. आपका 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे, हिस्टोन ऑक्टामेयर बनाएंगे. हिस्टोन ऑक्टामेयर के ऊपर डीएनए आपका रैप होना शुरू कर देगा, लिपटना शुरू कर देगा. जैसे किसी लट्टू पे आप लिपेटते हो, देखा होगा आपने, लट्टू लेते हैं उसके ऊपर धागा लिपेटते रहते हैं, फिर उसको करते हैं. चरखी देखी आपने? यस सर. वो उसी तरीके से लिपटता है. मतलब चरखी में क्या होता है, पूरा एक ही उस पे चरखी पे लिपट जाता है ना. इसमें क्या होगा, स्टोन्स आए के ऑक्टामेयर बनेंगे, थोड़ा सा लिपटेगा,
फिर दूसरे हिस्टोन का ऑक्टेमर आएगा, उससे लिपटेगा, फिर और इस तरीके से जब तक कि पूरा आपका डीएनए रैप अप नहीं हो जाता, लिपट नहीं जाता। अच्छा, अब बात सुनो, जो इंपॉर्टेंट बात है दूसरी, है ना? इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। है ना? इतना मैं समझ में आ गया भाई, हमें यूकैरियोट्स में प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है हिस्टोन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। उसमें 2 अमाइनो एसिड होते हैं, मेनली 2 अमाइनो एसिड रिच होता है, ऐसा नहीं सिर्फ 2 अमाइनो एसिड होते हैं, 2 अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, हाई क्वांटिटी पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये प्रोटीन आपके पेयर्स में पाई जाती हैं, और ये पेयर्स में पाने के बाद हिस्टोन ऑक्टामेर बनाती है। इस हिस्टोन ऑक्टामेर से डीएनए आपका रैपअप हो जाता है। जब रैपअप होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियो, न्यूक्लियोसोम। बस क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम। डीएनए जब हिस्टोन ऑक्टामेर से रैप हो जाएगा, तब आपका वो बनेगा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम। सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, और एक न्यूक्लियोसोम में, जैसे ये एक रैपिंग हुई, ये वाली एक रैपिंग हुई बेटा, है ना? ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। इस न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 200। 200 बेस पेयर। अगर आपसे सवाल किया जाए कि भैया ये बताएं आप कि आपके ह्यूमन डीएनए में कितने न्यूक्लियोसोम आएंगे, आप कैसे निकालोगे? सोचो सोचो। आपको ये मालूम है कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं? 6.6। 7.6। तो 6.6 है ना सर? टर्न में तो 10 होते हैं सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं एक न्यूक्लियोसोम में, अच्छा, एक, न्यूक्लियोसोम। हाँ, ओके एक सर। न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आ रहे हैं? ये लिखा है बेटा सामने की स्क्रीन पे, 200। 200 ना? कितने बेस पेयर है? 200। अब ये बताओ कि ह्यूमन के डीएनए में कितने बेस पेयर होंगे? आपको ये, ओ सॉरी, न्यूक्लियोसोम होंगे। कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? आपको मालूम है ह्यूमन डीएनए इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कितना पता है ना? ये पता है आपको? यस सर। 6.6, है ना? तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो आप किससे? 200 से। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकल के आ जाएंगे। थोड़ा सा यहां पर आप लोग शायद क्लियर नहीं हो पा रही बात। मान लो, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि एक एक कंपार्टमेंट में हम ट्रेन पे जा रहे हैं, वापस 50 पैसेंजर आते हैं, ठीक है? सुनो, सुन रहे हो? हेलो? यस चलो, सर। हाँ, ऐसे ऐसे हाँ ना करते रहा करो, मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि ऑनलाइन रहता है ना। तो एक कंपार्टमेंट में हम लोग मान रहे हैं 50 पैसेंजर आते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब यस मैं सर। कह रहा हूं, हमने ट्रेन को डीएनए बताया था ना, ट्रेन इज डीएनए एंड कंपार्टमेंट आर जीन्स, है ना? Yes. तो यस मैं सर। जानना चाह रहा हूं कि कंपार्टमेंट कितने हैं, या फिर अगर हम न्यूक्लियोसोम को कंपार्टमेंट इधर मान ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक कंपार्टमेंट में 50 पैसेंजर आते हैं, ठीक है? और मेरी ट्रेन में कम से कम 250 पैसेंजर हैं, तो एटलीस्ट कितने कंपार्टमेंट होंगे ट्रेन में? तो जितने पैसेंजर्स हैं उसको डिवाइड कर दो एक कंपार्टमेंट वाले से। करो जरा। ये आशना बोल रही है? यस सर। आशना करो डिवाइड बेटा। भानु करो। सर कितने कंपार्टमेंट और कितने पैसेंजर है सर? 250 पैसेंजर्स, है ना? 250 पैसेंजर्स हैं आपके पास, ठीक है? एंड वन कंपार्टमेंट
में कितने पैसेंजर आते हैं? 50। तो ये बताओ टोटल कंपार्टमेंट कितने हैं आपके पास? 5। 5। सर 5। 5। ठीक है, वेरी गुड, यही मैं जानना चाहता। आपके पास टोटल कंपार्टमेंट कितने? 5। अब ये कह रहा है एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर आते हैं, ठीक? एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हैं? 200। 200। 200 बेस पेयर, ठीक। तो यहां पर हम क्या कर लें? 200 कर लिया, ठीक। और आपके पास टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 6.6 into 10 to the power 9. 6 into 10 to power 9. 9। 9। बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। अब क्या करोगे? इस 200 से इसको डिवाइड कर देंगे सर। डिवाइड। बात समझ में आई? बेटा सवाल आते हैं इसलिए मैं कई बार समझा देता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा ना हो कि यार ये हमें क्लियर नहीं हुआ था तो इस वजह से हम ये सवाल छोड़ के आए। कोई भी छोड़ने की नहीं हो रही, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया आपको? जब भी बेस पेयर पूछे, न्यूक्लियोसोम पूछेगा, आप कैसे करोगे? उसके बेस पेयर से उसको डिवाइड करोगे। सर मुझे वो पिछली वाली स्लाइड पे वो लिखा था ना सर 8 बेस, सर कुछ लिखा था शायद, एक सेकंड तो दिखा अच्छा, देंगे। मैं पीछे स्लाइड बता रहा हूं, रुक जाओ। हाँ बताओ। सर ये 8 स्टोन फ्रॉम स्टोन ऑक्टामर। देखो यार, मैं स्टोन ऑक्टामर ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये 8 प्रोटीन है, ठीक। 8 प्रोटीन जब इकट्ठी होती हैं तो क्या बनाती हैं? ऑक्टामर। और प्रोटीन है कौन सी? हिस्टोन। तो इसीलिए 8 हिस्टोन जब ज्वाइन होती हैं तो क्या बनाएंगी? हिस्टोन ऑक्टामेर। तो जाहिर सी बात होती, तो 2 होती, तो 2 हिस्टोन ज्वाइन करती तो क्या बनाती? 2 हिस्टोन विल फॉर्म हिस्टोन डाइमर, है ना? 3 ज्वाइन करती तो डाइमर, टाइम। है ना? तो यहां पर ये बता न्यूक्लियोसोम में कितने स्टोन्स आ रहे हैं? आप बताओगे 8। 8 स्टोन ज्वाइन करते हैं तब जाके एक ऑक्टामेयर बनता है। अब ऑक्टामेयर बन जाता है तो उसके ऊपर आपका डीएनए रैप कर जाता है। जब वो सर रैप कर जाता है तब उसमें उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 200। 200। अब क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। तो सर इसमें पूरा एक डीएनए वो हो जाता है सर रैप्ड? एक न्यूक्लियोसोम में नहीं, हाँ सर ऑक्टामर में। एक ऑक्टामेयर में भी नहीं। एक ऑक्टामेयर मिलके ही तो न्यूक्लियोसोम बना रहा है। अभी तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो, एक काम करो, कंचे खेलें कभी? या कंचे देखे हैं? हाँ सर। हैं? अब एक हाँ। काम करो कि आप दिमाग में लाओ, आपने एक बहुत 2.2 मीटर का आपके पास एक धागा है, ठीक। उस 2.2 मीटर के धागे को आपको लपेटना है कंचों में, ठीक है? यस इतनी सर। सी बात है ना? उसको कंचों में आप क्या करते हो? 8 जो कंचे हैं, कंचे हमारे स्टोन सिस्टम, 8 कंचों को इकट्ठा करते हो, है ना? और उसमें आप क्या कहना चाहिए, 10 सेंटीमीटर जो आपके पास थ्रेड है उसको लपेटते हो। ये बन गया आपका एक मीटर। फिर आप 8 कंचे इकट्ठे करते हो, उसमें 10 सेंटीमीटर इकट्ठा करते हो दूसरा। फिर इस तरीके से जब तक आपका पूरा का पूरा लिपट नहीं जाए, डीएनए रैप नहीं हो जाए, तब तक आप क्या करते रहोगे? उसको बनाते रहोगे। बात समझ में आई? सिमिलरली क्या होता है, स्टोन ऑक्टामेयर बनते रहेंगे जब तक कि क्या ना हो जाए, आपका पूरा डीएनए ना हो जाए। एक स्टोन ऑक्टामेयर पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए के 200 बेस पेयर कंबाइन होते हैं। बात समझ में आई? जब 200 बेस पेयर कंबाइन होते हैं तो आपका वो डीएनए कहलाता है, या वो स्ट्रक्चर कहलाता है आपका न्यूक्लियोसोम। ठीक। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, अब जरा इधर देखो, ये दिख रहा है तुम्हें स्ट्रक्चर नीचे वाला, बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, ये लिखा हुआ है, इसको देखो जरा। यस सर। इसमें जो डीएनए है वो तो ये रहा बेटा, जो रैप हो रहा है, ये चल रहा है डीएनए, आपका दिख रहा है मेरी जो ये जो पर्पल कलर का है। यस सर। और जो बीच में है जिसके ऊपर रैप हुआ है वो क्या बेटा? ऑक्टामेयर।
अब यहाँ पर ये देख लो आप, इसमें तो सिर्फ 5 ही दिखाए, ऐसे कई सारे ऑक्टामेयर बनते हैं। ठीक, अब जरा सब बच्चे इस डायग्राम को देखेंगे, सारे बड़े गौर से देखेंगे। ठीक है, ये क्या है छोटे छोटे, ऑक्टामेयर अभी ये क्या है, हिस्टोन Stone. ये हिस्टोन कब इकट्ठे हुए, ये क्या बनाया उन्होंने, ऑक्टामेयर। कैसे ऑक्टामेयर ऑक्टामेयर बनाया, डीएनए आपका रैप होने लगा। ठीक, इस तरीके से जब तक पूरा क्रोमोसोम न बन जाए रैप होके, तब तक ऑक्टामेयर बनते रहेंगे। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो स्ट्रक्चर दिखेगा, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग और क्रोमैटिन, मतलब बीड्स कहते हैं कंकड़ियां, इस तरीके से थोड़ी दूर, फिर ये बीड्स, फिर ये बीड्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम जो है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, ये बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ? सर ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग वाला है, इसमें से H1 कहाँ होगा? H1 हट जाता है वो कराने के बाद, रैपिंग कराने के बाद हट जाएगा, फिर दूसरे की रैपिंग कराएगा। ठीक है, फिर तीसरे की, sir. चौथे की, इस तरीके से। अच्छा सवाल था। स्नेहा, आशना, Sir, Ashna. आशना, यार कुछ करो यार, अपनी आवाज को चेंज करो, दोनों की मुझे एक जैसी लगती है। खैर कोई नहीं, सर है ना? बहुत डिफरेंस है। यस सर। सर अभी भी मुझे धीरे-धीरे सेम लग रही है, आगे मैंने तो प्लीज ऐसा ना हो मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाए कि मुझे आवाजों में डिफरेंस करना भूल गया हूं मैं। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही कर रहा मैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में हम लोग ने देख लिया कि किस तरीके से पैकेजिंग होगी। बेटा सवाल हम लोग देख लेते हैं एक बार दोबारा से, जल्दी नहीं किसी बात की। ठीक, पीछे चलते हैं स्लाइड्स पे, हम लोग सवाल देख ले कौन कौन से आ सकते हैं, क्या क्या सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, आप बता देना वो रीजन जहां पर डीएनए आपका पैक होता है। ठीक है, एक ही हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। ठीक, अगला आपसे पूछ सकता है दूसरा आपका यूकैरियोट से पूछ सकता है कौन सी प्रोटीन है जिसके साथ आपका डीएनए कंबाइन करता है। आपका हो गया हिस्टोन। हिस्टोन रिच किसमें, लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टोन्स के क्या बनते हैं आप बताओगे, ऑक्टामेयर। ऑक्टामेयर से आपका डीएनए रैप करता है। डीएनए जब रैप कर जाता है तो स्ट्रक्चर कौन सा बनाता है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कैसा दिखता है, बीट्स ऑन द स्ट्रिंग की तरह। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200। 200 बेस पेयर। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे हमारे सवाल तैयार हो गए। अब कई बार ऐसा होता है कि यूकैरियोट्स में हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग चाहिए होती है, तो हिस्टोन्स के साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी पढ़ती हैं। हालांकि इतना कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है और ना इतना डिटेल में जानना है। ठीक देखो बेटा, आप जब देखोगे ये है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, किस तरीके से क्रोमोसोम आपका बनता है। ठीक, पहले क्या है, जो पैक हो रहा है वो आपका क्रोमैटिन पैक हो रहा है। थ्रेड जानते हो ना क्रोमैटिन क्या होते हैं, सबको पता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम आपका बिल्कुल धागे की तरह दिख रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन की पैकिंग होगी, क्रोमैटिन किस में बदल जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर्स। और ये क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होंगे और पूरे कंडेंस कौन सी स्टेज पे हो जाएंगे, मेटाफेज स्टेज पे। और वहां पर आपको क्या दिखेगा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्रोमैटिन्स हैं बेसिकली, और ये आपका क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, थोड़ा सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग। क्रोमैटिन के दो रीजन होते हैं, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, अब यूक्रोमैटिन जो डीएनए में जो होता है, बेसिकली यूक्रोमैटिन वो रीजन होता है जो कि लूजली पैक हो। ठीक है, जैसे कि ये रीजन आपको दिख रहा है, ये पैकिंग हुई है इनकी। ठीक है, और ये एक पैकिंग है, लूजली पैक, गैप है इनकी पैकेजिंग में। तो ये रीजन जो होता है जहां पर लूजली पैक आपका क्रोमैटिन पाया जाएगा वो कहलाएगा आपका
यूक्रोमेटिन। दूसरा, यही वो रीजन होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, यानी कि इनसे क्या होगा, आरएनए बनेगा। भाई ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव तभी होगा जबकि इनसे आरएनए बनेगा। अगर कोई ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है तो उससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नहीं होगा। और जब इसको रंगते हैं तो ये हल्के रंग का दिखता है, लाइट कलर का दिखता है। अगला जो है वो है आपका हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन को आप देखोगे तो ये पैकिंग कैसी इनकी, देखो बेटा, टाइटली पैक्ड है ना। सारे आपके क्रोमेटिन इकट्ठे हो गए, टाइटली पैक्ड हो गए, है ना, या डेंसली पैक्ड। इनमें क्या होता है, इनएक्टिव रीजन होते हैं क्रोमेटिन के, और ये डार्क कलर के स्टेन होते हैं। ठीक है, सही है, आरएनए सिंथेसिस नहीं करेगा। नहीं, इनएक्टिव रीजन है, ये काम नहीं करता, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। गुड। तो सर इसका यूज क्या हुआ फिर? कोई यूज नहीं है। हमारे जो ह्यूमन डीएनए है उसमें बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो कि किसी चीज को कोड ही नहीं कर रहा है। समझ में आया? बहुत सारा पोर्शन कोई कोडिंग नहीं है, या फिर उनकी पता नहीं लगी है। बहुत सारा रीजन ऐसा है जिनका पता नहीं लगा है, बहुत सारा रीजन ऐसा लगा जिसका पता लगा है पर वो कोड नहीं कर रहा है। तो वो आपका बेसिकली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है, और डार्क स्टेन होगा, और वो वाला लाइट स्टेन होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है डार्क स्टेन तो होना ही होना। जब कोई चीज इकट्ठी होगी तो फ्लूइड निकलने की जगह नहीं रही, तो वो गहरा रंग ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरा। यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इनमें से क्या है, ये शुरू हो गया था आपका। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। 2 चीजें उन्होंने इस्तेमाल करी, इसको आप याद रखें। पहला जो उन्होंने इस्तेमाल करा वो था माइस चूहे, और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। देखो हम लोग उस दिन बात करते स्ट्रेन की बात करी थी, याद है? हम लोग जब प्लाज्मिड पढ़ रहे थे, यस सर, सवाल आया था व्हाट इज स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 स्ट्रेन है, यानी कि ये निमोनिया 2 फॉर्म में, या फिर ये बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बेसिकली ये बैक्टीरिया है, ये आपका 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक जो है वो है आपका स्मूथ वायरुलेंट, एंड एक जो है रफ नॉन वायरुलेंट। उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस रहता है। अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये है आपका एस स्ट्रेन, ठीक, और ये है आपका आर स्ट्रेन, ठीक। एस स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल मौजूद है, तो ये कैप्सुलेटेड भी कहलाता है, या कोट मौजूद है, कवरिंग मौजूद है। और आर स्ट्रेन के ऊपर कवरिंग नहीं मौजूद है, तो वो रफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे कि मान लो ये बना रहा हूं मैं एक, ठीक, ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक, और इसके ऊपर क्या करा मैंने, एक कवरिंग दे दी, सॉरी कवरिंग पूरी आई नहीं, ये, तो ये कैसा हो गया बेटा, स्मूथ हो गया, स्मूथ, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर से कवरिंग हटा दो वो कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, रफ। तो बैक्टीरिया के जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक आपका कैप्सुलेटेड जिसको हम स्मूथ स्ट्रेन या एच स्ट्रेन कहते हैं, है ना, और एक आपका नॉन कैप्सुलेटेड या रफ स्ट्रेन, ठीक है। जो कैप्सुलेटेड होते हैं उनके ऊपर कैप्सूल किसका बना होता है, म्यूकस का, म्यूकस कोटेड। इतना समझ में आ गया। तो इन्होंने 2 चीजें ली, एक तो माइस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन, दूसरा आपका आर स्ट्रेन। तो ये इनके बेसिक में समझ में आ गया कि इन्होंने लिया क्या क्या, करा क्या एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, ठीक। अब इन्होंने लिविंग एस स्ट्रेन जो था, यानी कि जिंदा एस स्ट्रेन जिनमें कैप्सूल था, उसको उसमें चूहिया में डाला, माउस में डाला या माइस में डाला, और माइस जो थी वो आपकी मर गई, है ना।
और ये देखा गया कि जो एस स्ट्रेन है वो उनके दिल से निकाले गए चूहियों के। क्लियर बात? इसका मतलब एच स्ट्रेन कैसा है? पैथोजेनिक है, वायरलेंट। वायरुलेंट है। वेरी गुड। ये आपको निमोनिया कॉज करेगा, मतलब आपको का मतलब माइस को निमोनिया कॉज करेगा, माइस की जान ले लेगा। और उन्होंने वहां पर एच स्ट्रेन को निकाला भी चूहिया के दिल से। ठीक, अब दूसरी चूहिया ली, उसमें क्या करा? आर स्ट्रेन डाला। ठीक, पर चूहिया जिंदा रही, जिंदा माइस थी। जिंदा रही। ठीक है, अब उनके जो माइस जिंदा थी उनके हार्ट में से कोई भी बैक्टीरियल सेल नहीं पाया गया। क्लियर? चलिए, यस सर। अब क्या करा इन्होंने? दूसरा एक्सपेरिमेंट करा। एक एक्सपेरिमेंट फर्स्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करा? उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन, यानी कि एस स्ट्रेन को, एस टाइप बैक्टीरिया को मार दिया। कैसे? गर्म करके। ठीक है, और उसके बाद किस में डाला? माइस में। माइस में। माइस जिंदा रही। ठीक, दूसरा इन्होंने क्या करा? तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा कि दोनों को मिक्स करा। किसको? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को। दोनों ही माइस को नहीं मार रहे हैं, ये बात तो क्लियर है सबको? दोनों ही माइस को नहीं मार रहा है, सिर्फ लाइव एस स्ट्रेन मार रहा है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन आपका माइस को नहीं मारेगा। ये तो क्लियर है ना बात? यस सर। यस सर। अब इन्होंने क्या काम करा? हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन लिया, दोनों को मिक्स करा, है ना, और उसके बाद माइस में डाला और माइस मर गया। मर गया। अब ये तो बहुत ताज्जुब की बात है, क्यों मर गया? ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या करा कि भाई देखना जरूरी है। जब उन्होंने उसके हार्ट सेल को देखा या हार्ट को देखा तो उसमें कौन से पाए गए? एस स्ट्रेन। सर। एच स्ट्रेन। और वो भी कैसे बेटा? लाइव। लिविंग। पर आपने डाले कैसे थे? हीट हीट किल्ड से। किल्ड। किल्ड थे एच स्ट्रेन। लाइव कौन सा था? आर। आर। तो लाइव तो मिलने नहीं चाहिए थे, एच स्ट्रेन मिलने कौन से चाहिए थे? आर आर। वाले। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो आर स्ट्रेन है ये बदल किस में गए? एस। एस में। ये कहलाया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव। इसको, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसमें क्या हुआ? आपका आर टाइप, लिविंग आर टाइप किस में बदल गया? लिविंग एस। तभी वो मर गया। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? ये तो सब मान गए कि आर जो है ट्रांसफॉर्म हो गया एस में, पर ये ट्रांसफॉर्म हुआ कैसे, है ना? सवाल तो यहां पर आएगा ना। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। रिया, आशना, यस सर। नेहा, यस सानू, सर। आ गया? तो इतना एक्सपेरिमेंट आपके समझ में आ गया कि भाई आपने लिविंग एस डाले, मर गया। लिविंग आर डाले, जिंदा रहा। हीट किल्ड एस डाले, जिंदा रहा। ठीक, आपने हीट किल्ड लाइव आर डाले तो यहाँ पर कुछ करिश्मा हुआ और वो माइस जो है वो मर गई। पर ये हुआ क्यों? बिकॉज आर टाइप आपके कन्वर्ट हो गए एस टाइप में। अब ये कहना है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। कभी भी एक्सपेरिमेंट आए, विच एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, तो आप बताओगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसका नाम ही बेटा ये है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना? यस सर। चलिए, यस सर। गुड गुड। एक मिनट, एक सेकंड। अच्छा, ठीक है, हाँ ये है। तो ठीक, इन्होंने कंक्लूड करा कि कुछ तो है जिसकी वजह से एस आर टाइप ट्रांसफॉर्म हो गया एस टाइप में। ठीक है, और वो क्यों हुआ? क्योंकि जब ये आर टाइप था इसमें क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया जेनेटिक मटेरियल। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट उतना
सही साबित नहीं हुआ कि जिससे कि ये क्लियर हो सके कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मटेरियल है। हाँ, मसला ये आ गया, मतलब पॉइंट यहाँ पर आके अटक गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था। इतना सोच लेना ही कि किस तरीके से बताया जाए, वो ही अपने आप में बड़ी बात होती है। ठीक है, आगे समझें आप। ठीक, अब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है, अब दूसरी सर्च क्या है। अब लोगों को ये अंदाजा लग गया था कि यार हो सकता है प्रोटीन हो, आरएनए हो और डीएनए हो। ये डीएनए। तीन में ही तो है, बस लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ना बेटा, इसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक, ये तीन चीजें हैं जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक, और वो जो एस टाइप स्ट्रेन था उसमें भी ये तीन चीजें पाई जाती हैं, एक आपकी प्रोटीन, दूसरा आरएनए और तीसरा डीएनए। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये तीन चीजें हैं, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। हमें या साइंटिस्ट लोगों को इन तीन में से एक क्लियर करना था कौन सा है। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था पीछे वाला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कि भाई हीट किल एस टाइप ने आर टाइप को क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और जिसकी वजह से माइस मरे हैं। तो ऐसा क्या था हीट किल एस टाइप के पास जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक, तो उसको देखने के लिए एक और साइंटिस्ट आए, तीन का ग्रुप बना था, एवरे, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। इनका पूरा नाम ओसवाल्ड एवरे, कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी। एवरे, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने क्या करा, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करा। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, हीट किल्ड एस टाइप सेल ले लिए। ठीक है, हीट किल्ड एस टाइप सेल ले लिए, लिपिड रिमूव कर दिया, कार्बोहाइड्रेट रिमूव कर दिया। ठीक है, इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ये ट्रांसफॉर्मिंग नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब इन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब में उसको डाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दिख रहा है? यस Yes, सर। sir. ठीक, पहली टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एंजाइम डाला प्रोटीएज। ये क्या करेगा, इसमें जितनी भी प्रोटीन होगी उसको अलग कर देगा। कर देगा। खत्म कर देगा। ठीक, दूसरे में इन्होंने डाला आरएनएज। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर आरएनए RNA, खत्म, आरएनए अलग करेगा। क्या डाला, डीएनए। DNA, ठीक है, तो इसमें क्या नहीं बचेगा, डीएनए। तो अब जब तीनों स्लाइड, तीनों टेस्ट ट्यूब में देख लेते हैं बचेगा क्या। अब इसमें देख लेते हैं, आरएनए और सॉरी डीएनए। डीएनए। ठीक है बेटा, देन आपका डीएनए और आपका प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक, और यहाँ पर आरएनए एंड प्रोटीन। और दूसरा प्रोटीन। तो इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये आपका बच्चा। चलिए, थोड़ा सा रह गया इसको और पढ़ा के, तो सर ये फिर क्या प्रूफ कर पाए, मतलब? अभी अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुको आप। ठीक है, अब इसमें क्या करा, या फिर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक और तरीके से समझ लेते हैं, और मेरी तरीके से समझ लेते, थोड़ा आसान पड़ेगा। बैक करता हूँ, इसमें एक काम करते हैं। ठीक है, यहां पर ऐड कर दो बेटा प्रोटीएस प्लस डीएनएस। ठीक, आरएनएस प्लस डीएनएस, या आरएनएस प्लस प्रोटीएस कर लो यहां पे, उधर देखना, और यहाँ डीएनएस प्लस RNA। आरएनएस। ठीक है, अब जरा यहां देखते हैं एक चीज, बचेगा क्या क्या इस स्लाइड्स, इस टेस्ट ट्यूब में क्या बचेगा बेटा, RNA। इसमें क्या बचेगा,
डीएनए, और इस वाले सेल के पास क्या बचेगा? प्रोटीन। प्रोटीन। इनको मार्क कर दो, आरएनए डीएनए, मतलब 1 2 3 करके, है ना। अब क्या करो, इस टेस्ट ट्यूब से इन्फेक्ट कराओ, इस टेस्ट ट्यूब को उसमें ले लो, इंजेक्शन में जो मटेरियल है सेल्स, इन्फेक्ट कराओ किसको? माइस को। अगर माइस मर गई तो मरी किसकी वजह से? वो आरएनए की। आरएनए। ऐसा हुआ नहीं, ठीक। इसका मतलब आरएनए इन्फेक्शन नहीं करा, ठीक है। बात समझ में आई? यस Similarly, यस सर। कि आपने लास्ट वाली टेस्ट ट्यूब को लिया, उसके सेल्स लिए, इन्फेक्ट कराया, और माइस कैसी रही? जिंदा। अलाइव। इसका मतलब प्रोटीन का कोई रोल नहीं है इन्फेक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक। मेन रोल किसका आया? डीएनए। इन्फेक्ट कराया, समझे? इन्फेक्ट कराया और माइस डेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए है जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। आपको समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब इतना आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आप कर लो, कल हम एक